वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। ठीक है, और इन रैखिक समीकरण युग्म में हमें चेक करके बताना है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ये बताने के बाद यदि हमारे पास कंडीशन आती है क्या, अद्वितीय हल की। ठीक है, यदि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल आता है तो उस कंडीशन में हमें उसे वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, कि किन किन कंडीशन में ये वाली कंडीशंस आती हैं। ठीक है ना, तो जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में हमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगली कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं के लिए हम कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है इस कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये भी बराबर होता है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल इस कंडीशन में प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में, मतलब इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ये तीनों कंडीशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये नई चीज बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। ठीक है, वापस से देखते हैं। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, और जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर होता है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले तो हमें यही चीज चेक करनी है हमारे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में। तो चलिए हम इन कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, और यदि आपको नहीं पता है कि a1, a2, b1, b2 और c1, c2 क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पर a1 और b1 पहले समीकरण के x और y के गुणांक है। ठीक है, और c1 अचर पद है। ठीक है, वैसे ही a2 और b2 सेकेंड समीकरण के x और y के गुणांक है और c2 अचर पद है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 के मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a1 का मान यहाँ पर क्या है, देखिए x का गुणांक क्या है 1। ठीक है, b1 का मान क्या है, y का गुणांक क्या है ऋण 3। ठीक है, और c1 का मान क्या है ऋण 3। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब देखिए a2 बराबर क्या है, सेकंड समीकरण में x का गुणांक क्या है 3, तो लिख दिया 3। ठीक है, b2
का मान क्या है, यहाँ पर y का गुणांक क्या है सेकंड समीकरण में, ऋण के 9 है तो ऋण 9 लिख दिया, ठीक है। और C2 का मान कितना हो जाएगा, ऋण 2, ठीक है ना। अब चलिए इन कंडीशन को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1 बटे A2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, हमें A1 की जगह A1 का मान और बटे लगाकर A2 की जगह A2 का मान लिख देना है, ठीक है। तो A1 का मान कितना है 1, ठीक है, A2 का मान कितना है 3, ठीक है ना। अब चलिए B1 बटे B2 चेक कर लेते हैं। B1 बटे B2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए B1 का मान कितना है, ऋण के 3, ठीक है, और B2 का मान कितना है, ऋण के 9। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A1 बटे A2 का मान कितना आया है, 1 बटे 3, और B1 बटे B2 का भी मान कितना आया है, 1 बटे 3, ठीक है। तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब हमें C1 बटे C2 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, C1 बटे क्या C2 बराबर, C1 का मान कितना है, ऋण के 3 देख पा रहे होंगे, ठीक है, बटे C2 का मान कितना है, ऋण 2, ठीक है। ऋण से ऋण क्या हो गया, कैंसिल, तो आया क्या हमारे पास 3 बटे 2। तो देखिए हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 बटे 3 मान आया है, यहाँ पर भी 1 बटे 3 मान आया है, और यहाँ पर 3 बटे 2 मान आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आई भाई, देखिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, ठीक है ना। मतलब सेकेंड कंडीशन आई, और इस कंडीशन में दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अब चूंकि कंडीशन ये आई है इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, या मैं कह दूं ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अद्वितीय हल की कंडीशन बनती है तो उसी कंडीशन में हमें इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, इन दोनों समीकरणों में ये कंडीशन अप्लाई करके देखनी होगी, ठीक है। और यदि अद्वितीय हल की कंडीशन बनती है तो इन दोनों समीकरणों को हमें वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 2x, ठीक है, प्लस y, और ये 5 का हम यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऋण के 5 बराबर क्या 0, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड समीकरण क्या है, 3x, ठीक है, धन 2y, अब ये 8 का हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऋण के 8 बराबर क्या 0, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब हमें क्या काम करना होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हम मान भी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 का मान कितना आ जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, ठीक है। c1 का मान कितना हो जाएगा, ऋण के 5, ठीक है ना। अब देखिए a2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, b2 का मान क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या है 2, तो लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है। और C2 का मान क्या है, ऋण के 8, तो ये लिख दिया ऋण के 8, ठीक है ना। अब इन कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा a1 बटे a2 हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 3, ठीक है।
अब b1 बटे b2 को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो b1 बटे b2 का मान कितना है, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, ठीक है। तो देखिए ना ही हम 1 बटे 2 को कैंसिल कर सकते हैं और ना ही हम 2 बटे 3 को कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है। देखिए दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं ना, इसका मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर चूंकि लगा करके लिख देंगे कि a1 बटे a2 का जो मान है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने जो दो समीकरण दिए हुए थे, ठीक है, उनमें हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल करके इन कंडीशन को अप्लाई करके देखा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रैखिक समीकरण है इनका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अद्वितीय हल की कंडीशन में हमें इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन मेथड से सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं हम सॉल्व, ठीक है ना। तो देखिए वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारी 10th की एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूला को याद करके इन समीकरणों को वज्र गुणन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला ना याद रख पाना, मतलब याद तो रखा जा सकता है लेकिन फिर भी इससे भी एक आसान तरीका है, ठीक है। और वो आसान तरीका ये है, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से दिए गए समीकरणों को वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम x, y और एक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं ये मेथड कौन सी है, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो देखिए हमें क्या काम करना होगा, यहाँ पर हम x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं और यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, ठीक है। और हमने यहाँ पर मान भी निकाला हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इतना करने के बाद b1 b2 के यहाँ पर मान लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए b1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है। b2 का मान कितना है 2, तो ये लिख दिया 2, ठीक है। और इसके बाद c1 c2 है, तो c1 का मान कितना है ऋण के 5, तो लिख दिया ऋण के 5। और c2 का मान कितना है ऋण के 8, तो यहाँ पर लिख दिया ऋण के 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है हमें, a1 a2 का मान, ठीक है। तो a1 a2 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 3, ठीक है। और लास्ट में हमें b1 b2 का ही मान लिखना है जो कि कितना है, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब देखिए जैसा यहाँ पर एरो का सिंबल बना हुआ है हम बना देंगे, ठीक है ना। मैं बताऊंगी कि इस एरो का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, x और ये बटे लगा करके बराबर कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद y बटे बराबर 1 बटे कर देना है, ठीक है। इतना कर देना है हमें, आई होप समझ पा रहे हूँ। इतना करने के बाद हमें x के बटे लगाकर बराबर कर देना है, y के बटे लगाकर बराबर कर देना और 1 के बटे लगा देना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एरो का सिंबल है ना, इसका मतलब ये है कि हमें स्टार्ट यहाँ से करना है और 1 का गुणा ऋण 8 से करना है, ठीक है। 1 का गुणा ऋण 8 से करना है, 2 का गुणा ऋण 5 से करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से, ठीक है। 1 का गुणा ऋण 8 से करना है, 2 का गुणा ऋण 5 से करना है और दोनों के बीच में माइनस का सिंबल लगा देना है, ठीक है। 1 का गुणा ऋण 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ ऋण 8, ठीक है। बीच में मैंने बताया क्या लगाना है, ऋण का सिंबल,
ठीक है, और 2 का गुणा हम किससे करेंगे, ऋण 5 से, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, और यहाँ पर हमें गुणा करना है ऋण 5 से, तो ये लिख दिया ऋण के 5, ठीक है। अब बराबर, ठीक है ना, वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हमें यहाँ से करना है, ऋण 5 का गुणा 3 से करना है, तो चलिए कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया ऋण 5 का गुणा हमें 3 से करना है, और बीच में हमें क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। अब देखिए ऋण 8 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 से, तो चलिए कर देते हैं, ऋण 8 का गुणा हमें 2 से करना है, ठीक है। अब देखिए वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 का गुणा 2 से करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, और 3 का गुणा हमें 1 से करना है, और बीच में क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। तो 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3। अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बटे, ठीक है, ये ऋण 8 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा होके ये धन हो जाएगा, और 5 दूनी कितना होगा, 10, ठीक है, बराबर y बटे, ठीक है, ऋण 5 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, ऋण के 15, ठीक है, और ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन, तो लगा दिया यहाँ पर धन, और 8 दूनी कितना होता है, 16, ठीक है, बराबर यहाँ पर 1 बटे, ये इसको लिख ही देते हैं, 4 ऋण 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे, यहाँ पर प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, ठीक है, 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा y बटे, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, 16 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है, बराबर 1 बटे 4 में से 3 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। अब देखिए आगे हमें क्या काम करना होता है कि यहाँ पर x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर कितना आया है, 1 बटे 1, ठीक है। पहली बार में हम x बटे 2 को बराबर में लिखेंगे 1 बटे 1 के, ठीक है, और x का मान निकालेंगे, और सेकेंड टाइम में हम y बटे 1 को बराबर में लिखेंगे 1 बटे 1 के, और y का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें x बटे 2 इसको बराबर में लिखना है इस लास्ट वाले पद के, ठीक है। तो लास्ट वाला पद क्या है, 1 बटे 1, ठीक है। आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 1 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2 का गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। इस प्रकार x का मान हमारे पास कितना आया, 2, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, y बटे 1 को बराबर में लिख देंगे 1 बटे 1 के, ठीक है। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का गुणा हम y से करेंगे तो कितना आएगा, y, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। इस प्रकार y का मान कितना आया, 1, ठीक है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x का मान आया है 2 और y का मान कितना आया है, 1, ठीक है। और यही क्या है हमारा इन दोनों समीकरणों का हल है ना, जो कि हमने निकाला है किससे, वज्र गुणन मेथड से। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है ये भी, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं वापस से रिपीट करवा देती हूँ, क्योंकि ये वज्र गुणन मेथड का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, दिए गए समीकरण में इन कंडीशन को अप्लाई करके देखना है, ठीक है। और यदि अद्वितीय हल की कंडीशन बनती है तो फिर हमें इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखिए वज्र गुणन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। हमें यहाँ पर x लिख लेना, यहाँ पर y लिख लेना और यहाँ पर 1 लिख लेना है, ठीक है। और देखिए हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के जो मान है लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, बीच से स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब b1 b2 से स्टार्ट करना है। सिंपली आपको b1 का मान यहाँ लिख देना है, ठीक है। स्टार्ट हम किससे करेंगे, बस ये याद रखें, बीच से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो b1 का मान रख दिया 1, b2 का मान रख दिया 2, उसके जस्ट बाद c1 c2 का मान रखना है, ठीक है। हमें ऐसे चलते जाना है, ठीक है। ऋण 5 रख दिया, ऋण 8 रख दिया, उसके बाद यहाँ पर कोई मान तो है नहीं, तो वापस से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमने a1 का मान रख दिया 2, a2 का मान रख दिया यहाँ पर 3, ठीक है। और लास्ट में हमें वापस यही आ जाना है, ठीक है। तो लास्ट में हमने b1 और b2 के मान रख दिया 1 और 2। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। इसके बाद इसे तीर लगा देना है, ठीक है। और हमें क्या काम करना है, यहाँ पर x के बटे लगा करके छोड़ देना बराबर y के बटे लगाकर छोड़ देना बराबर 1 के बटे लगाकर छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या काम करना है,
स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। 1 का गुणा हम ऋण 8 से करेंगे, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ आ जाना है, ठीक है। 2 का गुणा हम ऋण 5 से करेंगे और इन दोनों के बीच में हमें माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है, ऋण का चिन्ह लगाना है। वापस से वही प्रोसेस, ऋण 5 का गुणा 3 से हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ऋण 8 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो ये कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 1 के बटे तो हमने पहले लगाया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमें 2 का गुणा 2 से करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है और 3 का गुणा 1 से कर देना है, तो वही हमने किया है, ठीक है। इसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, हमें क्या काम करना है, ये जो पहला भाग है इसको हमें बराबर में लिख देना है लास्ट वाले भाग के। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या काम करना है, ये बीच वाले भाग को लास्ट वाले भाग के बराबर में लिख देना है, जिससे कि हमारे पास y का मान आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें वज्र गुणन मेथड से इन समीकरणों को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आई होप सेकंड पार्ट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अब चलिए हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इन समीकरणों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलिए, ये हो गया 3x, ठीक है, ऋण 5y, ठीक है ना, और 20 का हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा ऋण के 20 बराबर क्या 0, ठीक है। अब देखिए सेकंड समीकरण में भी हम यही काम करेंगे, ठीक है, 6x ऋण 10y। अब देखिए 40 का पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण के 40 बराबर में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसके बाद हमें क्या काम करना होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल करके इन कंडीशन को अप्लाई करके देखना होता है, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया a1 बराबर, ठीक है, a1 का मान कितना है यहाँ पर 3 देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह b1 का भी मान निकाल लेते हैं, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, ऋण के 5, ठीक है, और C1 का मान कितना है, ऋण के 20, ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो फिर आप माइनस लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन आगे गलत हो सकता है, ठीक है। अब चलिए हम A2 का मान लिख देते हैं। तो A2 बराबर क्या मान है A2 का 6, ठीक है। B2 का मान कितना है, अब देखिए यहाँ पर 10 है लेकिन सामने माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस के 10, ठीक है। और C2 का मान कितना है, माइनस के 40। अब चलिए हम ये कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a1 बटे a2 बराबर, ठीक है, a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान है 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, मान कितना आया 1 बटे 2। इसी प्रकार हम b1 बटे b2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो b1 का मान कितना है, ऋण के 5 और b2 का मान है ऋण के 10। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जो मान है ना वो बराबर आया है, ठीक है, मतलब 1 बटे 2 और 1 बटे 2 आया है। इसका मतलब हमें c1 बटे c2 को भी चेक करना होगा, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं c1 बटे c2 का मान, ठीक है, बराबर c1 का मान कितना है, ऋण के 20 बटे C2 का मान कितना है, ऋण के 40, ठीक है। ऋण से ऋण क्या हो गया कैंसिल, 20 एकम 20 और 20 दूनी कितना होता है 40। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि C1 बटे C2 का भी मान कितना आया 1 बटे 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों के ही मान कितने आए हैं 1 बटे 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये थर्ड वाली, ठीक है। और इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, दिए गए समीकरणों के। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और ये बराबर है C1 बटे C2 के, ठीक है। इसीलिए हम लिख देंगे, चूंकि ये वाली कंडीशन यहाँ पर आ रही है, अतः, ठीक है, या इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए हमें जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं ना,
हमने इन कंडीशन को अप्लाई करके देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है कि इन समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, और देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ अद्वितीय हल की कंडीशन में हमें दिए गए समीकरणों को वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि यहाँ पर अद्वितीय हल की कंडीशन नहीं आ रही है, अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप थर्ड पार्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो चलिए हम इन समीकरणों को लिखकर समीकरणों के नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 3y। तो देखिए यहाँ पर बराबर में 0 दे रखा है ना, तो हमें अचर पद का पक्षांतर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऋण के साथ, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, एज इट इज हमने इन समीकरण को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इससे दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x ऋण 3y ऋण के 15 बराबर कितना 0। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलिए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख लेते हैं। तो a1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1। b1 का गुणांक कितना है ऋण के 3 और c1 का मान कितना हो जाएगा ऋण के 7। ठीक है, a2 का मान कितना है, x का गुणांक यहाँ पर कितना दिख रहा है सेकंड समीकरण में 3, तो लिख दिया 3। ठीक है, और b2 का मान कितना है ऋण के 3। ठीक है, और c2 का मान कितना आ जाएगा ऋण के 15। ठीक है ना, इसके बाद हमें क्या काम करना होता है, इन कंडीशन को अप्लाई करके देखना होता है। तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2 का मान। ठीक है, तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान है 3। ठीक है, इसी तरह b1 बटे b2 भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया b1 बटे b2 बराबर ये मान है ऋण 3, मतलब b1 का मान ऋण 3 है और b2 का भी मान ऋण 3 है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 3 से ऋण 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मान कितना आया 1 बटे 1। ठीक है, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा यहाँ पर 1 बटे 1। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि a1 बटे a2 का मान कितना आया है 1 बटे 3 और b1 बटे b2 का मान कितना आया है 1 बटे 1। इसका मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है जो कि है अद्वितीय हल की। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब चूंकि ये वाली कंडीशन आई है, इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब देखिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि अद्वितीय हल की कंडीशन में हमें इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन मेथड से सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, है ना। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को वज्र गुणन मेथड से सॉल्व किया है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, वज्र गुणन विधि। ठीक है, हमें क्या काम करना होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम x। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे y और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले से भी आसान मेथड ये वाली है, इसलिए हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। और ये कहीं अलग से मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, आपकी 10th की NCERT बुक में आप यदि एक्सरसाइज के पहले पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या काम करना होता है, सबसे पहले हमें b1 और b2 के मान से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम b1 का मान यहाँ लिख देते हैं ऋण 3। ठीक है, फिर b2 का मान लिख देंगे जो कि कितना है ऋण के 3। ठीक है, इसके बाद हम c1 का मान लिखते हैं, तो c1 का मान कितना है ऋण के 7। ठीक है, और c2 का मान यहाँ लिखते हैं, तो ये c2 का मान है ऋण के 15। ठीक है,
इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं a1 का मान, ठीक है। तो a1 का मान कितना है 1, ठीक है, और a2 का मान कितना है 3। इसके बाद वापस से हमें b1 और b2 के मान लिखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, b1 का मान है ऋण के 3 और b2 का भी मान है ऋण के 3, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये चीज़ लिखना। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, b1 b2 से, ठीक है। तो ऋण 3 लिख दिया, उसके बाद ऋण 7 और ऋण 15 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 1 2 लिख दिया, मतलब इस मान के बाद ये वाला मान लिख दिया। अब इसके बाद तो कोई मान दिख नहीं रहे हैं, तो हमें आना कहाँ होगा, a1 a2 पे, ठीक है। तो a1 a2 का मान लिख दिया और वापस से b1 b2 पे खत्म कर दिया, मतलब ऋण 3 लिखकर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या काम करना होता है, यहाँ पर एरो का सिंबल लगा देते हैं जिससे कि हम यहाँ पर गुणा कर पाए, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आगे हमें क्या काम करना होता है, x लिखकर बटे लगाना होता है, ठीक है, बराबर y लिख के बटे लगाना होता है, ठीक है, बराबर 1 लिखकर यहाँ पर भी बटे लगाना होता है, ठीक है ना। इतना करने के बाद हमें क्या काम करना होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ऋण 3 का गुणा ऋण 15 से होगा, बीच में माइनस का सिंबल लगेगा। उसके बाद ऋण 3 का गुणा ऋण 7 से होगा, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, स्टार्ट हमें यहाँ से करना है, ठीक है। तो ऋण 3 का गुणा ऋण 15 से होगा, बीच में माइनस लगाने के बाद ऋण 3 का गुणा ऋण 7 से होगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, ऋण 3 का गुणा ऋण 7 से होगा, ठीक। आई होप आपको दिख रहा हो, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा है मैंने, ठीक है। देखिए आपको क्या काम करना है, ऋण 3 का गुणा ऋण 15 से करना है स्टार्टिंग में, बीच में क्या लगाना है माइनस, ठीक है। उसके बाद ऋण 3 का गुणा ऋण 7 से कर देना है, ठीक है। वापस से हम यहीं से शुरू करेंगे। तो ऋण 7 का गुणा हमें 3 से करना है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये लिख दिया, ऋण 7 का गुणा हमें 3 से करना है, बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमें ऋण 15 का गुणा 1 से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए ऋण 15 गुणे में 1। इसके बाद हमें फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जब हम 1 के बटे में आते हैं तो 1 का गुणा हमें ऋण 3 से करना है, ठीक है। 1 का गुणा हमें ऋण 3 से करना है, बीच में माइनस लगाना है, और 3 का गुणा हमें ऋण 3 से करना है, ठीक है। 3 का गुणा हमें ऋण 3 से करना है। यहाँ पर ना आप चिन्हों का ध्यान बहुत अच्छे से रखें तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एरो का निशान ऐसे लगाया ना, तो मैं वापस से बता देती हूँ। हमें एरो का निशान ऐसे लगा तो स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ करना है, मतलब ऋण 3 का गुणा ऋण 15 से करना है, और फिर ऋण 3 का गुणा ऋण 7 से करना है। वैसे ही ऋण 7 का गुणा 3 से, 15 का गुणा 1 से। स्टार्ट यहाँ से करना है, 1 का गुणा ऋण 3 से, और नीचे से हम गुणा करेंगे 3 का गुणा ऋण 3 से, और बीच में माइनस का सिंबल लगा देना है, ठीक है। अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बटे लगा देंगे, ठीक है। ऋण ऋण का क्या होगा धन, ठीक है, और 15 तिया कितना होता है 45। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। प्लस का गुणा हम वापस से माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, ठीक है, लिख दिया माइनस। अब 7 तिया होता है 21, तो मैंने लिख दिया 21 बराबर, ठीक है, y बटे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऋण 7 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 तिया 21, और ऋण है तो ऋण लगा दिया, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15 है एकम 15 बराबर, ठीक है, 1 लगा करके बटे लगा देते हैं, ठीक है। अब 1 का गुणा ऋण 3 से होगा तो ऋण 3 आ जाएगा, ठीक है। ऋण ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर धन हो जाएगा, और 3 तिया कितना होता है 9, ठीक है। अब चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x बटे, अब देखिए 45 में से हम 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24, ठीक है, बराबर ये हो गया y बटे, यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और 21 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 6 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 के बटे, ठीक है। और ऋण धन का यहाँ पर क्या होगा ऋण, 9 में से 3 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब आगे क्या करना होता है, हमें इस पहले भाग को बराबर में लिखना होता है तीसरे भाग के, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर x बटे 24 को हमें बराबर में लिखना होगा 1 बटे 6 के, जिससे कि हमारे पास x का मान आ जाए, ठीक है। तो देखिए आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। तो 6 का गुणा x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x बराबर, ठीक है। 24 का गुणा 1 से करेंगे तो होगा 24 एकम 24, ठीक है। 6 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो 6 चौके कितना होता है 24। तो x का मान यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कितना आया है 4, ठीक है। अब देखिए इस
सेकंड वाले भाग को हमें बराबर में लिखना होता है थर्ड भाग के, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बटे ऋण 6 बराबर में हम लिख देंगे 1/6 के, ठीक है। 6 का गुणा y से होगा तो ये हो गया 6y बराबर ऋण 6 का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा ऋण के 6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या है, ऋण है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण के 1। इस प्रकार y का मान क्या आया, -1, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं x का मान आया है 4 और y का मान आया है ऋण 1, ठीक है। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो वज्र गुणन मेथड भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, प्रतिस्थापन मेथड और विलोपन मेथड की तरह, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।